सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर फिजिक्स का आफ्टर वेक्टर, है ना। वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? तो इट इज़ द स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन के बारे में, बट वहाँ पे हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है ना। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, वी विल डिस्कस कि आफ्टर मोशन व्हाट हैपेंस, है ना। मोशन होने के बाद क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास m ले लीजिए। ये एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। इस पे अगर हम F फोर्स लगा देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, अभी किस में आ जाएगा? तो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने के बाद क्या क्या होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो मोशन में आने के बाद पहले इसके पास क्या आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन, फिर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी के बाद इसके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कॉज क्या है मोशन का? तो मोशन का कॉज है फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग कॉज नहीं पढ़ेंगे, फोर्स लगने के बाद क्या क्या चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। चलिए बोला गया है कि मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट अलोंग द सिंगल एक्सिस द मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, है ना। जब ऑब्जेक्ट एक सिंगल एक्सिस में मूव करेगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वह वन डायमेंशनल है ना। And such motion is called a straight line only, which may be horizontal, vertical और slanted, है ना। horizontal हो सकता है, vertical हो सकता है, slant भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि एक ही लाइन पे मूव करना चाहिए, ठीक है। In this chapter we will learn about the motion using the concept of velocity and acceleration along with the basic physics of one dimensional motion, है ना। हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोशन फिजिक्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम वेक्टर भी यूज करने वाले हैं। सिंपल कंसेप्ट ऑफ वेक्टर भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट मोशन क्या होता है, सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू रेस्ट एंड मोशन। फिर उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब मोशन यूनिफॉर्म हो तो वहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन रहेगा, उसको स्टडी करेंगे। फिर आपके बाद उसके बाद पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स रहता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हम लोग 10 यूज करते हैं। उसका इक्वेशन रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, जब उसका एक्सेलरेशन फिक्स ना हो, एक्सेलरेशन वेरी करे तो हम उसको स्टडी करेंगे। वहाँ पे इक्वेशन नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करके बनाएंगे, है ना। कंसेप्ट रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा और कुछ क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन ग्राफ्स, है ना, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद पढ़ना है हमें रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। क्या होता है उसको हम लोग उस समय डिस्कस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। चलिए पहला पॉइंट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो एक लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन और बोल सकते हैं फ्रेम एट विच, जहाँ से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जैसे एक अर्थ क्या है? एक फ्रेम है जहाँ पे हम खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर या उसका फीचर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल और एन इवेंट इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना।
एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और उसके अनुसार हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 1 डायमेंशनल में है कि 2 डायमेंशनल में है या 3 डायमेंशनल में है, क्या है उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फ्रेम चाहिए होगा। और वो फ्रेम हम कैसे ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले रहे हैं, ठीक है। दिस सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ कोर्स द फैमिलियर कार्टेशियन सिस्टम, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा ही है, in which the position of the particle is specified by its 3 coordinate x, y and z, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, आपसे पूछा गया कि बताओ इसका लोकेशन क्या है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एक्सिस बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। एक्सिस बनाने के बाद आप बोलेंगे कि अच्छा ये एक्स में 2 मीटर, वाई में 3 मीटर, तो इसका जो लोकेशन है 2,3 है ना, समझ में। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, तो एक फ्रेम चाहिए था। ये फ्रेम कैसा है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा फ्रेम है, एक्स वाई और जेड, है ना। तो इस तरह से हम फ्रेम प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये जो पी पॉइंट है इसको हम लोकेट किए हैं, ये 3D में है, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है, तीनों एक्सिस में है। In the simple word, the frame of reference is the frame in which the observer sits and makes observation. एक फ्रेम है जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठकर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है कि वो किस पोजीशन पे है, क्या कर रहा है, रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है देख लेते हैं। तो अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम होना चाहिए जो कि एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, है ना, वो नॉन एक्सेलरेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी उसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। आइदर वो रेस्ट में होना चाहिए और किस में होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स मूविंग विथ, किधर गया, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम है। हालांकि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है जो इनर्शियल फ्रेम कहलाए, फिर भी हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं, ठीक है। और वो माना हुआ है नहीं एक्चुअल में, है ना, एज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ हमारा जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। नॉन इनर्शियल में देखते हैं कि एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके पास एक्सेलरेशन होगा, है ना। इफ द ऑब्जर्वर सिट इन द एक्सेलरेटेड मूविंग फ्रेम देन फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं आपका जो बस, जिस बस में हम लोग बैठते हैं उसका स्पीड वेरी करता है, उसके पास एक्सेलरेशन है इसलिए, है ना। आपका जो बाइक है, साइकिल है, ये सब जितना भी है, एलिवेटर है, लिफ्ट है, सब के सब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल मतलब जिसके पास एक्सेलरेशन होगा, है ना, जो एक्सेलरेट करता होगा और उसके कारण उसका स्पीड चेंज होता होगा या वेलोसिटी चेंज होता होगा, है ना। याद रहेगा, आपको याद रखना है, दो तरह का फ्रेम होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, है ना। आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप जो पढ़ते हैं वो वैलिड है किसमें, इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो वो लॉ जो है वैलिड नहीं हो पाता है ना। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, अच्छा से पढ़ेंगे इसको, अच्छा टर्म है, याद भी रखना है आपको अच्छा से। बोला गया कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, पासेज ऑफ टाइम, अगर समय और सराउंडिंग के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, या बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम, है ना।
तो रेस्ट में रहता है। बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर एक्सेट्रा, एंड इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तब उसको हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, समय के साथ ऑब्जर्वर, समय के साथ सराउंडिंग के साथ भी चेंज होना चाहिए, दोनों, है ना। द वॉकिंग मैन एक्सेट्रा, ये जो एग्जाम्पल है मोशन का है। ठीक है, बोला गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। ऐसा क्यों बोला गया है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, रिलेटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, है ना। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं बात करूं, आपसे मैं पूछूं कि अर्थ किस में है, तो आप बोलेंगे अर्थ जो है वो रेस्ट में है ना। किसके लिए? तो हमारे लिए। बट अगर मैं बोलूं कि अर्थ मोशन में है, किसके लिए? तो उसके लिए जो कहाँ से देख रहे हैं? मून से देख रहे हैं। तो अगर हम मून को फ्रेम मानेंगे, ठीक है, तो अर्थ मोशन में नजर आएगा। बट अर्थ से ही अगर मैं अर्थ को देखूं तो रेस्ट में नजर आएगा। या मैं आपको देखिए दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, है ना, तो ट्रेन में आप जब बैठे होंगे तो आप सामने वाले पर्सन को किस में देखते हैं? तो आप सामने वाले पर्सन को देखते हैं कि वो रेस्ट में है ना। बट बाहर से अगर कोई देखता है तो उसको क्या नज़र आता है कि वो जो पर्सन है जो आपके सामने बैठा है वो मोशन में है। बट वही सेम पर्सन आपके लिए किस में नज़र आता है? रेस्ट में नज़र आता है ना। दैट मीन्स ये जो टर्म है रेस्ट और मोशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है डायरेक्ट, है ना। एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा तो हमें कौन सा टर्म यूज करना पड़ेगा? रिलेटिव, कि वो जो ऑब्जेक्ट है किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, विथ रेस्पेक्ट टू हुम दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन, है ना। इसलिए उस टर्म, कौन सा टर्म? रेस्ट और मोशन टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव टर्म, है ना। क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी न किसी फ्रेम का जरूरत पड़ जाता है ना। एब्सोल्यूट टर्म में उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कभी नहीं होता है। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर एन ऑब्जर्वर बट द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन when the observer when observed by the other observer, है ना। A person sitting in house is rest with respect to earth but in motion with respect to moon। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो रेस्ट मोशन जो टर्म है कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है, आप याद रखिएगा। दिस टर्म आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म, है ना। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू फ्रेम, है ना। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डायमेंशनल मोशन, है ना, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशन क्या है? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज 1 डायमेंशनल इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज नीडेड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ हमें एक ही एक्सिस चाहिए डिफाइन करने के लिए मोशन को, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो मोशन है 1 डायमेंशनल मोशन है। इन 1 डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और याद रखिए हमेशा कैसा मूव करता है? तो स्ट्रेट लाइन ही मूव करता है। While running on the straight line motion of freely falling body, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है या फॉल कर रहा है उसको भी हम लोग बोलेंगे कि 1 डायमेंशन है। याद रखिए जब भी स्ट्रेट लाइन होगा वो 1 डायमेंशन ही होगा, है ना। ये कंपलसरी नहीं है कि वो किसी भी एक्सिस पे हो। अगर लाइन 1 मोशन में हो, सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, तो 1 डायमेंशनल मोशन होगा वो। ठीक है, फिर बोला गया कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द 2 डायमेंशनल इफ द 2 कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दो कोऑर्डिनेट चाहिए होगा डिफाइन करने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम बोलेंगे 2D मोशन। इन 2 डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव इन द प्लेन, वो प्लेन में मूव करता है। और सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ बिलबोर्ड बॉल, है ना,
इसको देखिए, जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, वो एक किस में मूव करता है, तो प्लेन में, है ना। तो अगर पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, कर्व पाथ होगा, तो हम बोलेंगे कि वो 2D में है। कंडीशन ये है कि वो कैसा, किस में मूव करना चाहिए, एक प्लेन में मूव करना चाहिए, है ना, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द 3 डायमेंशनल मोशन इफ द ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीनों एक्सिस चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन द 3 डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव इन द स्पेस, है ना, कहाँ पे मूव करता है, तो स्पेस में मूव करता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल में लाइन में रहेगा, 2 डायमेंशनल में प्लेन में रहेगा और 3 डायमेंशनल में वो स्पेस में मूव करेगा। द बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन, वो 3 डायमेंशनल मोशन है उसका, है ना। द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, वो भी 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। याद रहेगा आपको, मेन कंसेप्ट याद रखिए, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो 1 डायमेंशनल, अगर मोशन प्लेन में होगा तो 2 डायमेंशनल, अगर मोशन स्पेस में होगा तो 3 डायमेंशनल, है ना। चलिए कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छा से पढ़ना है, ये पॉइंट्स याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो हम अभी मेन टॉपिक पे आने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है और इधर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू द मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहला क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसका मास कितना होगा, पॉइंट जैसा होगा। मास को हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, है ना, ठीक है। An object is considered as a point object if the size of the object is much smaller than the distance, ठीक है। It moves in the reasonable duration of time, that is the earth can be considered as the point object during its revolution around the sun because of its covers the much larger distance than its own size, है ना। ये ऐसा कब कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा होगा कंपेयर टू इट्स कवरेज, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन फाइनाइट टाइम, टाइम फाइनाइट टाइम में ही कवर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम इनफाइनाइट हो तो फिर वो कंसिडर किया जाएगा ऑब्जेक्ट का साइज भी, है ना। याद रहेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि हम लोग कैनेमेटिक्स में जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज को पॉइंट साइज क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन द फाइनाइट टाइम, है ना। पहला टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका मास m है ना, एक सरफेस पे इसको रखा गया है, और आप क्या किए, इधर से एक फोर्स लगा दिए F, है ना। ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो ही मोशन में आएगा, देखिए, ऑब्जेक्ट जो ही मोशन में आएगा, है ना, तो इसके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, है ना, जिसको v से लिखा जाता है, u को इनिशियल से, और ये क्या कवर किया, तो एक कुछ डिस्टेंस कवर किया, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके पास स्पीड क्यों है, क्योंकि फोर्स लगते ही इसके पास एक क्वांटिटी आ जाता है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, उसके बाद इसके पास इनिशियल स्पीड आ जाएगा। ऐसा कैसे, तो आप जानते होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स पर यूनिट मास, है ना। ये पार्ट जो है अभी हमें नहीं पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, है ना, कॉज नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। वेलोसिटी आने से क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, है ना। स्पीड आने से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आने से उसके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो याद रखिए, पहले क्या आता है उसके पास, एक्सेलरेशन, फिर स्पीड और वेलोसिटी, फिर क्या आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये आता कहाँ से, जब ऑब्जेक्ट पे क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है, तब ऐसा होता है। हम उसको उल्टा पढ़ेंगे, पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, है ना।
फिर सबका रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन पढ़ने के बाद अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उल्टा चल रहे हैं, पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर तीनों का रिलेशन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फोर्स विच इज़ द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठीक है, चलो देखो, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या है। बोला गया है डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज द डिस्टेंस। एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना पाथ कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कोई डायरेक्शन का मतलब है उसके पास जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड नहीं है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, है ना, और सीजीएस में उसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। एसआई में मीटर होता है और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। इट्स डायमेंशन इज एल, है ना, M0, T0 और L1। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। बोला गया कि स्कूटर इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन AB की लाइन में मूव कर रहे हैं। कवर्स अ डिस्टेंस 360 मीटर इन 24 सेकेंड। 360 मीटर कवर कर रहे हैं 24 सेकेंड में। एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम B to C, और B से C रिटर्न कर रहे हैं 240 मीटर इन 18 सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर। तो आपसे पूछा गया कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमें डिस्टेंस पूछा है तो टोटल पाथ चेक करना है। तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा, 360 प्लस 240, 360 गया फिर 240 आया, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 मीटर, है ना। बोला है कि अ व्हील कंप्लीट 200 रिवॉल्यूशन टू कवर द 9.5 किलोमीटर। 2000 टाइम्स अगर वो मूव करेगा, घूमेगा व्हील, तो कितना किलोमीटर चल जाएगा, 9.5 किलोमीटर चल जाएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। व्हील का डायमीटर कितना है, तो हम एक रिवॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो एन है 2000 और 9500 मीटर कवर कर रहा है, ऐसा यूनिट में रखेंगे हम सब। ठीक है, अच्छा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 2πr, है ना। तो x इक्वल टू एक्स जो है टोटल डिस्टेंस है इन n रिवॉल्यूशन, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2πr इंटू n, है ना। या इसको 1 रिवॉल्यूशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है। देखिए टोटल डिस्टेंस 1 बार जब मूव करेगा तो कितना हो जाएगा 2πr, है ना। कितना टाइम मूव किया है, n टाइम मूव किया है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, x डिस्टेंस जो कि 9500 मीटर है ना। ठीक है, यहाँ से उसका डायमीटर निकाल लिया है। डायमीटर है व्हील का 1.5 मीटर, है ना। चलो उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है तो देखते हैं। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। आप पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, है ना। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिट सेम रहेगा मीटर, सेंटीमीटर, डायमेंशन एल, है ना। टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए लेटर्स कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिया गया है। सपोज अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मूव किया, ठीक है, 4 किलोमीटर, और फिर बी टू सी 3 किलोमीटर, ठीक है, ड्यू नॉर्थ एज इन फिगर। देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज AC। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट पाथ है या सम ऑफ दिस टू पाथ है इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, है ना, जो डायरेक्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना, याद रहेगा। चलो कुछ रिलेशन है देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है अगर पाथ कवर किया गया है तो, है ना। इफ द पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, अदरवाइज द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, है ना। अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, एल्स डिस्टेंस जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, है ना। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका चेक पॉइंट 1 होमवर्क में रह जाएगा, है ना। बोलेगा कि मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर, हाँ कहाँ पे थे, हाँ, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितना मूव किया, 50 मीटर, है ना। चलिए देखिए यहाँ ओ से स्टार्ट किया और ए तक गया 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ टर्न लिया, ठीक है लिया, और वॉक्स 40 मीटर और 40 मीटर मूव किया। देन ही रीचेज टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, और नीचे की तरफ मूव किया और इसका यहाँ पे ऑफिस था, पहुँच गया। पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन फॉर हिज होम टू ऑफिस, टोटल डिस्टेंस पूछा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर हिज होम टू ऑफिस, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है, तो दो टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल, है ना। तो ओ सी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ओ ए बी सी जो है वो इसका डिस्टेंस है, सबको जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 110। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका ओ सी, और ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखिए ये 20 है, टोटल 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और नीचे वाला 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर मतलब आंसर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो सी आ जाएगा आपका 50, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है बट डिस्टेंस कितना है, वो 110 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कवर 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए 1/4 मतलब देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये 4 पार्ट है ना। तो 1/4 मतलब एक ही पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट है ए से बी की तरफ जाएगा तो सर्कुलर पाथ में ही, ये जो है इसका ये टोटल ये डिस्टेंस है, और ये वाला जो दिख रहा है डायरेक्ट पाथ ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब r√2 हो जाएगा, है ना। दिख रहा है आपको, r² + r² इज इक्वल टू दिस, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल कवर करता तो होता है 2πr, है ना, बट उसका 1/4 ही कवर किया है, तो 1/4 कवर करना मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगा 2πr/4, यानी πr/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो πr/2 इज द डिस्टेंस और r√2 इज द डिस्प्लेसमेंट, उसका रेशियो निकाल दिए, आसान सा क्वेश्चन था। फिर बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम x to y along the semi-circular path of radius 200 meter, what is the distance traveled by him? Displacement of the person moving from x to y along the semi-circular path, देखिए x से y मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, along the semicircular path of radius 200 मीटर, रेडियस कितना है 200 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, कितना डिस्टेंस होगा, तो सर्कल का कितना होता 2πr, उसका आधा हो जाएगा πr, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा πr, रेडियस दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। πr, r का वैल्यू कितना है 100, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो आंसर आ जाएगा 314 मीटर, ठीक है।
याद रहेगा। चलो एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन में थोड़ा एरर किया है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि आर इज द रेडियस, है ना, थोड़ा सा एरर है सॉल्यूशन में, है ना। आंसर हो जाएगा पाई इंटू आर का वैल्यू 200 पुट करेंगे, ना कि 100, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला नहीं कि एक्स वाई जो है वो डिस्टेंस दिया गया है ना, आर रेडियस दे दिया गया था पहले से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 314 इंटू 2, है ना। चलो बोला गया है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कल को कंप्लीट कर लेता है, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड। देखिए 40 सेकेंड में कवर कर रहे हैं 1 कंप्लीट रोटेशन, तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 मिनट का हो जाएगा 2 इंटू 60, यानी ये हो जाएगा 120 सेकेंड, है ना। 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 140 सेकेंड, है ना। अच्छा बोला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट 20 सेकेंड में, तो हर एक 40 सेकेंड में देखिए ना, हर एक 40 सेकेंड में कंप्लीट राउंड कर देगा, यानी हर एक 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो चेक करते हैं 140 सेकेंड में ये कहाँ पे है, तो इसमें देखिए 40 40 40, यानी 3 40 बाहर निकलेगा, 120 रह जाएगा अंदर, यानी इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, है ना। 40 40 80 40 120 प्लस 20 140, यानी 1 2 3 टाइम रोटेट किया है कंप्लीट, और 1 टाइम रोटेट किया है हाफ, है ना, देखा, यानी यहाँ पे देखिए 3 टाइम रोटेट किया है फुल और 1 टाइम रोटेट किया है हाफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका डायमीटर खुद हो जाएगा 200 मीटर, है ना। तो इसका जो किधर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, क्योंकि हर एक 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस लोकेशन से चला है वही लोकेशन में पहुंच गया 40 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट 0, कितना टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, तो 3 टाइम्स, और 20 सेकंड में ये दूसरे एंड पे चला जाएगा, मतलब डायरेक्ट पाथ क्या हो जाएगा, तो 200 मीटर। ठीक है, तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, डिस्टेंस चेक करते हैं, है ना। तो 3 टाइम कंप्लीट राउंड लिया है, यानी 3 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, और 1 टाइम हाफ रोटेशन लिया है, मतलब पाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 1 7 पाई आर, है ना। तो देखिए लिखा होगा कहाँ पे निकाला है डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे निकाला है, तो डिस्टेंस कवर कितना आ गया है 2 2 2 00। अच्छा हम लोग निकाल के देखते हैं इधर 7 पाई आर, तो 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, है ना। 7 से 7 कट गया, दिया जाएगा 2200, इतना ही आया देखिए इसका। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए, तो ये आपका ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट 3.1 आप कर लीजिएगा। टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, देखते जाइए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है ना, कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप भेज सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका, है ना। चलो।